जैसे अभी आप स्वामी जी कह रहे थे कि संन्यास का शुरू हुआ यहीं हिमाचल से ही, मनाली से, तो संन्यास का भी बड़े अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। मैं तो बचपन से ही देखती रही हूँ, धीरे धीरे करके कैसा बदलता गया है। तो थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालिए ना कि ओशो ने जब संन्यास शुरू किया था और वो किस तरीके से चाहते थे इस संन्यास दीक्षा को। संन्यास दीक्षा एक तो ज़रूरी थी जो भी व्यक्ति ओशो से जुड़ता था। पहले शुरुआत में ओशो लुभाते थे हाँ। लोगों को, संन्यास लिया है कि नहीं लिया है। फिर धीरे धीरे बहुत स्लो चल रहा था मामला। मैं जब 1971 में उनके पास पहुंचा सितंबर, और इधर उन्होंने 1970 सितंबर में शुरू किया था, 26 सितंबर को, मैं 4 सितंबर को पहुंचा था। तब तक मैंने योग चिन्मय की डायरी देखी, कोई 490-94 तक सन्यासी हुए थे उनकी डायरी में। और उस समय 2 तरह के सन्यास थे, सफ़ेद कपड़ों में और इवन नॉर्मल कपड़ों में भी साधक होता था, और जो सफ़ेद कपड़ों में लेता है वो साधु होता था। इसलिए आप कभी देखते हैं सुनील न्यूरपुरी साधक भी लिखते हैं और साधु फिर स्वामी लिखते हैं, क्योंकि पहले साधु या कुछ ऐसे थे। और यहाँ लुधियाना में जो लोग थे जिनको मैं जानता था, उन्होंने भी साधु के ढंग से संन्यास लिया था, चाहे वो सुप्रीम मिडिल के मालिक थे। मैं उनकी ही बात सुनाता हूँ। एक बार माउंट आबू में दोनों हम बैठे हैं, प्रेमनाथ जी गुप्ता और मैं भी बैठा हूँ उस दर्शन में माउंट आबू में, और एक और किसी को संन्यास मिल रहा है। हम 2 और बैठे हैं और वो संन्यास ले रहा व्यक्ति प्राइवेट दर्शन में ओशो के साथ। तो वो कहता है मुझे आप साधु में दीक्षा दें, जो नया व्यक्ति ले रहा है माउंट आबू में। कहते ठीक है, ओशो कहते हैं ठीक है साधु में देता हूँ, पर स्मरण रखना कि जल्दी ही छलांग लेनी है आगे की स्वामी होने की। ये सिर्फ शुरुआत कर रहे हो, साहस लाओ और साहसपूर्वक स्वामी बनो। और जो इस साइड में बैठे थे प्रेमनाथ गुप्ता, वो पहले से साधु थे, तो उसको कहते कहते अचानक उसकी तरफ देखते हैं, क्यों गुप्ता जी? मतलब कि तुम साधु हो चुके थे, अब तुम्हारी तैयारी है कि नहीं स्वामी होने की? हाँ, एकदम अचानक उन पर उनके नज़र पड़ी कि तो ये है कि इन श्रेणियों से गुजर कर धीरे धीरे जब हम कीर्तन मंडली में घूमते थे, 71 से ही घूम रहे थे, 74 तक तो आश्रम भी नहीं बना था, तो वहाँ भी हम संन्यास देते थे। ये जो स्वामी आनंद संत हैं, इन्होंने ओशो से संन्यास नहीं लिया था। तो हाँ, वो कीर्तन मंडली में आके लिया था, क्योंकि ओशो ने उसको कहा संत को माउंट आबू का में जब दर्शन करने गया कि संन्यास लो, मैं नहीं लेना। वो जो पंजाबी बोलते हैं जिस ढंग से, हाँ, और कह तो दिया। और फिर हमसे मिला कभी ऐसे वहाँ पर, और हमसे पूछ लिया कि अब आप यहाँ कीर्तन मंडली आप किधर जा रही है? तो हमने कहा पहले हम यहाँ जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसे बता दिया। राजस्थान का टूर था माउंट आबू से। तो वो पहुँच गया वहाँ पर किसी शहर में, तो कि मैं भी साथ चलता हूँ आप लोगों के। तो हमने कहा भाई हमारे तो सन्यासी हुए बिना तुम साथ नहीं हो सकते हमारे। तो उसने देखा कि हम तो संन्यास देते हैं वहाँ पर कीर्तन मंडली में, जब 3 दिन का शिविर होता है, कुछ होता है, उसके दिन संन्यास की भी घोषणा होती है। तो उसने मुझे भी संन्यास दो। तो स्वामी चैतन्य भारती ने उनको स्वामी आनंद संत नाम दिया। तो फिर वो बाद में जब वापस आए, मिले ओशो से, तो ओशो को कहते हैं कि आप मुझे नया नाम दो, क्योंकि ये तो स्वामी चैतन्य भारती ने नाम दिया मुझे। तो उन्होंने कहा कोई भी देता है तो मैं ही देता हूँ, कोई मेरा शिष्य संन्यास देता है तो मैं ही देता हूँ, तो तुम ठीक हो, जो तुम्हारा नाम है यही रहेगा, तुम नाम बदलने की जरूरत नहीं है। और फिर कहते माला उन्होंने मुझे बनाई, आप मेरी माला लो और आप पर ओशो इधर उधर टाल मटोल कर देते, और ओशो से आगे कौन कर सकता है उनको, वो
घुमा देते थे उसको वो संत माला को। चार्ज नहीं करते थे दोबारा। तो फिर वो ये सब ऐसा हुआ। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट मामला नहीं था, ओशो के पास रख दो तो फिर पहना भी देंगे। जी। और मेरी माला तो उन्होंने कई बार ली और कई बार औरों को पहनाई, क्योंकि वो कम पड़ जाती थी माउंट आबू में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन लोगों पर जिनको फांस लिया है, हाँ जिनको पहले फांस लिया पता है, है। हाँ वो तो कहीं जाने वाले नहीं है। अब दूसरों को जो और विकेट डाउन करनी है, तो उन्होंने हमसे कई बार माला वापस ली और फिर हमें बॉम्बे से फिर मिल जाती थी जी। उनके थ्रू माला। तो इसको तो हमने ऐसे लिया, प्लेफुली लिया है हमेशा। यस। इसको ऐसा कोई ये नहीं रखा, लेकिन ये आग्रह जरूर होता था ओशो का कि छुपाना मत, तुम सामने रखना माला को, क्योंकि वो उससे ही नया व्यक्ति पूछता कि ये कौन है, ये क्या है तुम्हारा, तुम हरे राम हरे कृष्ण तो नहीं हो। ये भी क्वेश्चन होता था, हम कीर्तन कर रहे हैं, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, तो कोई समझेंगे कि हरे राम हरे कृष्ण है, तो उससे अलग करने के लिए। तो ये धीरे 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 उन्होंने 81 तक तो ये चलता रहा, लेकिन 81 से थोड़ा 1-2 साल पहले तक उन्होंने ये दर्शन मिलना ही तब होता था दर्शन में ओशो से जब वो पहले माला ले चुका है। तो नरेंद्र बोधिसत्व ऑफिस में बैठ के उनको सन्यास में दीक्षा देते थे। हाँ, तो बहुत लोगों ने स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व से दीक्षा ली है, फिर वो ओशो को मिलने गए हैं। तो वो पहले कमिटमेंट चाहते थे ओशो कि ये तैयार होके आया है तो ही मैं इस पर एनर्जी लगाऊं, अदरवाइज भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। तो ऐसे ही चलता रहा। और फिर रजनीशपुरम में भी संन्यास चलता रहा और केंद्रों पर भी चलता रहा, जर्मनी का केंद्र है या कि कोई और केंद्र है। लोग इवन हम पोस्ट से भी माला, किसी जेल में कोई व्यक्ति है और वो कहता है मैं तो आ नहीं सकूंगा, तो मुझे तो संन्यास चाहिए, तो उसको भी माला भेज देते थे। बाय पोस्ट आती थी। बाय पोस्ट आती थी। तो सब परिस्थितियों में संन्यास जीवित रहा उस ढंग से। और फिर ये जब ओशो भारत आए और ओशो के पाश्चात्य सन्यासियों पर थोड़ा वीज़ा की समस्या थी, तो ओशो ने कह दिया तुम माला छिपा सकते हो या माला नहीं पहनो उस समय, ताकि तुम्हें वीज़ा मिले। पर्टिकुलर उन लोगों के लिए, उनके लिए तब कहा। हाँ जी। भारत में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हाँ, और तो अब क्योंकि 80% तो वही लोग होते थे जो पूरा विश्व है और 20% इंडियंस हैं, तो उनको तकलीफ़ ना हो। और कई कई जगहों पर ऐसा भी होता था कि तकलीफ़, पूना में भी कुछ विरोधी लोग थे, वो भारतीयों को भी पीट देते थे माला पहने दे, और दूसरी सोसाइटी में। तो ये थोड़े समय के लिए उन्होंने कहा कि अब माला पहनना ना पहनना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ना पहनो तो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई हिंसा हो, कोई हिंसा से बचाने के लिए, चाहे विदेश में या यहाँ भी, तुम गो अंडरग्राउंड दैट वे। और वो सन्यासी तो जैसे तैयार ही बैठे होते हैं, तो जैसा कहें वैसा करेंगे। जैसे एक बार उन्होंने कहा कि अब तुम कोई भी कपड़े पहन सकते हो, तो ओशो ने उस बात पर बुरा भी माना। कितना डांट लगाई। हाँ, डांट लगाई कि तुम तो जैसे तुम्हारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं थी, तुमने कहा। हाँ, तो ऐसे ही फिर जब वाइट रोब शुरू हुई और वापस शरीर छोड़ने का समय आ गया उनका, कुछ समझो कि जुलाई में 14 जुलाई को या इवनिंग सत्संग में वाइट रोब इंट्रोड्यूस हुई थी 89 में। 89। हाँ, तो उसके बाद तो फिर संन्यास उत्सव भी होते रहे। संन्यास एकेडमी भी बन चुकी थी, उसका नाम ही न्यो संन्यास एकेडमी बना। आविर्भावा जो विदेश की थी वो इंटरनेशनल हेड बनी, उसकी जरीन भारत के लिए बनी। तो केंद्रों को मालाएं भी जाती थी, नाम भी भेजे जाते थे। और वो प्रोसेस भी तय हुआ था कि कैसे संन्यास करना है, देना हाँ, और उसकी वीडियो बनाई गई, ओशो को दिखाई गई। ओशो ने उसको अच्छा कहा कि ठीक ऐसे ही देना है। और वो जैसे कि आप बुद्धा हाल में संन्यास दीक्षा दे, आपने पर्सनली देखी होगी, कभी शून्य
को कभी शुरू में देखी। आविर्भावा हाँ को कभी और- हमें भी बड़ी दिखाया simple जाता होती थी। है। हाँ जी बहुत सिंपल थी। और सिंपल और बड़ी ही सॉफ्ट सूदिंग सेलिब्रिटी। हाँ तो ये चलती रही कुछ साल तक। फिर ये इन्होंने जो सो कॉल्ड मैनेजर्स हैं कि सब उनको सब उसको मिस्टिसिज्म को हटाना बीच में से, और पता नहीं उनको कुछ मिस्ट्री स्कूल से आपत्ति है। कोई जो ये जो कमर्शियल माइंड वाले हैं ना, उनको मिस्ट्री स्कूल से बहुत आपत्ति रही। भक्ति से आपत्ति है, हाँ। समर्पण से वो कनेक्ट आपत्ति ही नहीं है। है स्वामी जी, इसका वो मतलब। ऐसा लगता वो है। सिर्फ ये है कि साइंटिफिक हाँ। साइंटिफिक यानी अमृत दूर से। आपको कहेंगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एक वॉकमैन लो यहाँ लगाओ और ओशो को सुनो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज ए वॉकमैन। अब ये दूसरे तरह के मुल्ला मौलवी बन हाँ गए, बिल्कुल। जो कि इनर सर्कल को या इन लोगों को ओशो ने कभी भूमिका दी ही नहीं थी। और उसी का परिणाम, उसी मेंटेलिटी का कारण है कि उन्होंने झूठी विल बनाई कि जयेश और अमृतो ही सिर्फ उस ओशो की वसीयत के हकदार हैं। उसी में से निकला क्योंकि ताकि सब लोग उनकी सुन सकें हर चीज़ में। हमारी बौद्धिक संपदा भी हमारी और पूरी legacy अचल संपत्ति भी सब कुछ है। है, सब कुछ हमारा। और उनको एक लॉयर मिल गया नीरेन, जिसने कि मेरी उपस्थिति में ओशो ने ये कहा। और फिर कभी सही विल दिखाई भी नहीं। वो कहते हैं सही विल तो विवेक ने फाड़ दी थी, निर्वाणों ने फाड़ दी थी। और निर्वाणों ने झूठ, एक महिला देखे कि इतना झूठ हुआ जा रहा है कुछ करने के लिए, तो वो तो ओशो की केयर टेकर है, आत्मीय है एकदम। वो अगर देखेगी कि ये झूठ किया जा रहा है तो वो तो देख के उसका तो यही रिएक्शन ही होगा ना कि फाड़ो इसको, हु आर यू। तो दूसरी बनवा सकते थे, ओशो तो उसके हाँ बाद भी रहे। हाँ रहे, 40 दिन और भी रहे। फिर क्या हुआ? हाँ लेकिन वो फिर बात चली जाती ना ओशो तक। तो ये डर है कि दोबारा बनवाते तो वो पूछते कि क्या हुआ, जो अगर सच में बनी थी तो पूछते ओशो कि पहली विल का क्या हुआ, जो पहली विल थी ही नहीं। ये तो इन्होंने बनवाई थी ना अपने काम को जिस ढंग से काम करना तब से ही वो चल रहा होगा, बहुत पुराना है ये सिलसिला। हाँ हाँ पुराना है। क्या जब चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं तो पता लगता है। आप आज 10 साल आगे का क्या सोच रहे हैं मुझे पता नहीं है कि ये ओशो सांजेन किस रूप में आप सोच रहे हो, मुझे कैसे पता होगा। आप दो बैठ के विचार कर रहे हैं और अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये 4 लोग जाके ज़ूरिख में कुछ प्लानिंग करके डाल के आ गए किसी ऑफिस में, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये हुआ हमारे साथ। एक तरफ तो ये हुआ, और दूसरी तरफ जैसे अभी दिखाई देता है, जैसे ओशो के समय ऊर्जा दर्शन होता था। हाँ। कि जैसे संन्यास सेलिब्रेशन और ऊर्जा दर्शन सब घुल मिल गया है। ऐसे संन्यास को तो ओशो ने ओशो तो approve किया बड़े था। एक क्षण के लिए लगाते थे Simple। और माला पहना देते थे, बिल्कुल और वो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं। ऐसा कुछ नो नहीं। म्यूजिक नथिंग। और ऊर्जा दर्शन के लिए तो हमें अलग से अपना नाम देना पड़ता जी। था। हम जो सन्यासी थे पहले से ही, हमें हर 15 दिन में अलाउड था आना, हमारा नंबर आता था। जी। क्योंकि मान लो हम 600-700 लोग कम्यून के अंदर रहते हैं, तो हर रोज़ 20 आ सकते हैं या 10 आ सकते हैं उसी ढंग से। तो कोई बाहर रहता है तो हम उनकी ऊर्जा से अपलावित होकर काम करें, ये ओशो का था, इसलिए ऊर्जा देते थे। तो अब तो दोनों मिल गए हैं। हाँ, अब वो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप संन्यास को एक सौम्यता वाला अभिव्यक्ति हो उसके वीडियो उपलब्ध हैं। हाँ। अभी भी ओशो के संन्यास के हाँ। सामने है, बिल्कुल है कि वो उसको उसी और- तरीके से हाँ। रखा जाए। बिल्कुल मैं समझिए ये अब इतना सब सेव लेगेसी मूवमेंट का चल रहा है, और उसमें अभी 21 को हम लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन भी किया, और पीछे भी कुछ मित्र जो अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। तो लेगेसी की जो हमारा जो दृष्टिकोण है लेगेसी के लिए, शायद लगता है कि उनके दृष्टिकोण से फर्क है। उनके मतलब OIF के, तो OIF किस लेगेसी को बचा रहा है, या हम लोग किस लेगेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, थोड़ा आप इसको बताइए हमें। मेरे लिए ओशो की लेगेसी अखंड बात है, खंडों में नहीं बटी हुई है। मैंने अगर ओशो की कोई पुस्तक पढ़ी है तो मैं ओशो तक पहुंचा हूँ,
तो पुस्तक की अपनी भूमिका है, तो पुस्तक को भी बचाना है। और फिर अगर पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने उनके ध्यान शिविरों में ध्यान किया है, ओशो ने सब स्वयं संचालन किया था माउंट आबू में, माथेरान में, यहाँ वहाँ, तो हमने किया है, तो उनकी ध्यान विधियों को बचाना है। और फिर उन्होंने संन्यास दीक्षा दी है, तो संन्यास के आंदोलन को बचाना है। तो लेगेसी तो, और ये एक अनफोल्डिंग मामला है, बीज से शुरू होकर वृक्ष तक जाता है, अनावरण हो रहा है चीज़ों का। तो उसके सातत्य को देखते हुए आगे चलाते रहना है कि उसमें और फूल आते रहें, वो कुम्हला ना जाए पौधा। तो उसका कोई भी हिस्सा जो है, किताब, प्रवचन, पत्रिकाएं, ये सब उनकी भूमिका है, उनकी शुद्धता उनकी भूमिका है। जैसे कोई कहते हैं उन्होंने, ओशो ने तो हमें ध्यान सिखा दिया, आप घर बैठ के ध्यान करो, बचाने की क्या जरूरत, तुम्हें किसने रोका ध्यान करने? यही बात है। हाँ, तो रोका किसी नहीं है। लेकिन अगर मैं संवेदनशील हूँ तो ओशो के एक एक शब्द को प्रिजर्व करने का भी उनके सभी रूपों में उसमें योगदान दूंगा। और इसको ये कह के तिलांजलि नहीं दे देनी कि जी ये तो बहिर्रूप है, इससे क्या लेना। ओशो तो हमें अपने को रूपांतरित करना सिखाते हैं। वो कहते हैं तुम रूपांतरित हुए हो या नहीं हुए हो, अभी से बांटना शुरू करो, ताकि तुम्हें बांटने की वो तो अभ्यास तो हो। कितने प्रवचनों में कहते हैं, और हमें तो पहले दिन से कहना शुरू कर दिया। हम जब कीर्तन मंडली में गए थे, हम बांटने गए थे ना, हम क्या करने गए थे? हम एनलाइटन थोड़ी हो चुके थे पहले। तो ओशो ने कहा कि नहीं, तुम जब हम पूछते थे कि इतने धुरंधर विद्वान हमें मिल जाते हैं रास्ते में और हमसे बड़ी बड़ी गहरी बातें पूछते हैं, तो हम उनको क्या उत्तर दें? कि तुम कुछ भी उत्तर देना, मैं कहूँगा कि हाँ मेरा उत्तर है वो। इतना हमें वो ऊर्जा दी, हमें परवाह नहीं करना तुम। उनको पता था कि हम जब अपनी समझ से या जो ओशो से हम समझते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा उत्तर देंगे जो लोग हमें मिलते हैं। हाँ, मिलेंगे तो फिर हम भरे हुए चलते थे, उनको कोई हमें दिक्कत नहीं आती थी। ये अहंकार की बात नहीं है, ये माध्यम बनने की बात है। अहंकार में तो हम कह जी मैं तो बढ़िया उत्तर देता हूँ, ये थोड़ी बात होती है। ये नहीं, ये तो सिर्फ ये है कि ओशो आपसे बुलवाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि मैं अब 1000 मुखों से बोलूँगा, तुम्हारे मुखों से बोलूँगा, तो तुम मेरे सारे ही मेरी वसीयत सबके पास है, तुम सारे मेरे उत्तराधिकारी हो, ऑल आर माई सक्सेसर्स। लेकिन अगर ये भाव मेरे भीतर नहीं होगा तो मैं सक्सेसर नहीं हो सकता। हाँ, ये कि उनका माध्यम बन रहे हैं। और हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब हम उनको प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनकी प्रस्तुत करने में एक गरिमा हो, जो कि एक ऐसे सद्गुरु को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसका एक स्तर होना चाहिए। हर जगह हमें स्तर का ख्याल रखना होता है, संवेदनशीलता के साथ। ना कि वो कोई प्रदर्शन बने, ना कि वो कोई मेरा पर्सनल धंधा बने, ये सब। और कोई हमें नहीं कह सकता कुछ, हमें अपने भीतर स्वयं देखना होता है कि एम आई लिविंग अप टू दैट, मैं उस तल पर जी रहा हूँ कि नहीं। बाकी हम अपने सामान्य जीवन में सामान्य रहें, हमें गुरुडम वगैरह वगैरह का कोई मतलब नहीं है। एक आप भूमिका निभा रहे होते हैं कि आप किसी चेयर पर बैठ कर 25 लोगों को बोलते हैं, 50 लोगों को बोलते हैं, वो एक भूमिका है। फैसिलिटेटर कहो या कुछ कहो, नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेरी अकड़ का हिस्सा नहीं है, अहंकार का हिस्सा नहीं है। ये मेरे एक व्यवहारिक हिस्सा है जिसको शेयर करने का ढंग आएगा। अभी हम ये जो बात कर रहे हैं तो कुछ ये व्यवहारिक बात है ना कि हमें रिकॉर्डिंग के लिए सुविधा चाहिए, ये करना है। तो आप 100 लोगों के आगे बोल रहे हैं या 500 लोगों के आगे बोल रहे हैं, तो एक सामान्य भूमिका है वो, आप सिर्फ एक्सटेंशन है ओशो के काम की। तो जो OIF है, मतलब
वो आपके दृष्टिकोण में वो तो शेयरिंग तो बंद ही कर दी उन्होंने, किसी भी डायमेंशन में, बुक्स हो, कोई हो, कैंप्स हो, तो वो यानी कि लेगेसी को जो भी है वो नहीं बचा रहे हैं, वो तो इसको खत्म ही करना चाहते वो हैं। लेगेसी कहते ही नहीं है, वो सिर्फ प्रोडक्ट कहते हैं। ओह, हाँ, हमने शब्द यूज किया हुआ लेगेसी, उनके लिए तो प्रोडक्ट है। Yes. दिस इज वी आर सेलिंग ए प्रोडक्ट। इट्स अ ब्रांड नेम। हाँ। तो एनी डे दे कैन क्लोज डाउन कोई भी चीज जिसका आप व्यवसाय करते हैं, जिस पर ट्रेडमार्क लगाते हैं, वो कमोडिटी हो जाती है। हाँ, यस Yes. यस, दे आर कमोडिफाइंग इट। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसको जब आप कमोडिटी बना के पेश करोगे तो फिर आप उसका यू आर द ट्रेडर्स एंड देयर इज अ ट्रेडमार्क। एंड देयर इज अ मार्केट। हाँ हाँ यानी और प्रोडक्ट हाँ, डिस्कंटिन्यू हाँ, भी and you are सकते हैं। following market rules। और ओशो ने कहा कि कास्ट प्राइस जरा बेचो, तो वो मार्केट रूल तो होता नहीं कास्ट प्राइस। यस। तो वो सारा ये तो सिर्फ ओशो तो यहाँ तक कहते कि आपने कम्यून में कंप्यूटर लगाए हुए हैं और एक व्यक्ति बैठ के टाइप भी कर रहा है, उसका भी खर्चा है, लेकिन उस कास्ट को भी आपको किताब के कास्ट में नहीं जोड़ना है। यहाँ तक उनका निर्देश था। और मैं कभी मैसेज भेजता था कि अब पेपर महंगा हो गया है, आप ₹1.25 का पेपर देते हैं फोर्टनाइटली, तो इसकी कोई कीमत बढ़ा दें क्या? कि नहीं, इससे काम होता है, इससे तो लोग आते हैं, इसको उतने ही रहने दो। ₹24 रहा साल का शुल्क 24 अंकों के लिए। सिंगल कापी ₹1.25 की। और ओशो की ये गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस है जिनका कोई पता ही नहीं है, मतलब करोड़ों लाखों रुपए की किताबें बेच रहे हैं हाँ, और कुछ पता नहीं चल रहा है। राइट, हाँ। यस, तो ये है, तो लेगेसी को मैं चाहता ये हूँ तो कि फ्लोइंग है फिर। हाँ, इसको पिन इसे पॉइंट हम नहीं एक कर सकते। जीवंत चीज है। यस, यस। और उसकी अखंडता, ऑर्गेनिक होना, हाँ, वो जरूरी है। ये है वो। हाँ, ये है ना एक इम्पोर्टेंट, इसको हम पिन नहीं कर सकते। हाँ, कि इट इज खाली नॉट किताबों में हो। इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन बट ऑर्गेनिज्म। Organism, हाँ, तो उससे कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म फैलता है, बड़ा होता है वृक्ष की तरह। ऑर्गेनाइजेशन तो डेड चीज है, तो मेक इट ऑर्गेनिज्म एंड विद हॉरिजॉन्टल हायरार्की। नो वर्टिकल। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू स्वामी जी। बहुत सारी बातें आज हमें पता चली हैं जो हमें भी नहीं पता थी और आम लोगों को भी नहीं पता। थैंक यू।